जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा जी। लेक्चर के दौरान ही चैट सेक्शन में अपने आईडी नंबर को कमेंट कर दिया करें अटेंडेंस के लिए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एवापोरेशन क्या चीज़ है और कौन कौन से फैक्टर्स है जो एवापोरेशन को इफ़ेक्ट करती है, और एवापोरेशन को हम कौन कौन से मेथड्स के जरिए मेजर कर सकते हैं। इसमें तीन मेथड्स है, एवापोरोमीटर्स है हमारे पास, एम्पिरिकल इक्वेशंस है और या एनालिटिकल मेथड्स है। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स के जरिए हम एवापोरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एवापोरेशन? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस यस सर। सर। जी अच्छा, सर। ठीक है। Evaporation is the process in which a liquid changes to the gaseous state at the free surface. At the free surface का क्या मतलब? फर्ज करिए हमारे पास एक लेक है। जब भी इस तरह का साइन कभी आप देख ले, ये अगर मेरे पास एक लेक है, जब भी इस तरह का साइन हो ना, इसका मतलब होता है वाटर टेबल। अब ये इंडिकेट कर रहा है इस वाटर टेबल को, ठीक है। अब इट इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये रहा हमारे पास फ्री सरफेस, तो ये हमारे पास फ्री सरफेस है, यानी यहाँ से एक मॉलिक्यूल एस्केप होगा और वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चले जाएगा थ्रू द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के जरिए। और यहाँ पे इस हीट एनर्जी का सोर्स क्या होगा? हीट एनर्जी का जो सोर्स होगा वो हमारे पास होगा सन। इवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ए कूलिंग प्रोसेस की है, कूलिंग प्रोसेस इसलिए क्योंकि आपके पास जिस मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड होगी वो यहाँ से escape होगा। मतलब कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा हीट एनर्जी है वो escape होते जाएंगे, तो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे। इसीलिए इवापोरेशन आपके पास क्या करेगी? कूलिंग काज करेगी। In which the latent heat of vaporization, about 585 calories per gram of evaporated water, must be provided by the water surface and air above. इसका मतलब ये कि एक पार्टिकल को इस सरफेस से इस तरह escape होने के लिए, ठीक है, एक पार्टिकल को यहाँ से इस सरफेस से escape होने के लिए इसके इर्द गिर्द जो ये वाटर है और या यहाँ पे जो एयर है, ये इसको कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगी, कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड होना चाहिए ताकि ये यहाँ से escape हो? इसके लिए 585 कैलोरीज पर ग्राम। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिंग इवापोरेशन? कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवापोरेशन को इफेक्ट करती है? तो ये सब फैक्टर्स जो है ये इवापोरेशन को इफेक्ट करती है। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर है हमारे पास वो इवापोरेशन को किस तरह इफेक्ट करती है? इसका जो रिलेशन है वो हमारे पास है E इज इक्वल टू के इंटू ई डब्ल्यू माइनस ई ए। के एक कांस्टेंट है, ई डब्ल्यू हमारे पास सेचुरेटेड वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ई ए हमारे पास एक्चुअल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास इवापोरेशन ज़्यादा होगा। जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक्चुअल वेपर प्रेशर सेचुरेटेड वेपर प्रेशर का बराबर होगा, उसका मतलब ये है कि एवापोरेशन उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जीरो होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब जो एवापोरेशन है और अब जो वाटर वेपर अवेलेबल है एयर में, वो कम्प्लीटली सेचुरेटेड है। मतलब कि एयर में और गुंजाइश नहीं है वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की। तो इसका मतलब है कि आपके पास अब एवापोरेशन होना पॉसिबल नहीं है, एवापोरेशन अब आपके पास ज़ीरो होगा। तो जितना इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है, जितना डिफरेंस जो है, DIFF मीन्स डिफरेंस, तो जितना डिफरेंस इस तरह ज़्यादा होगा उतना एवापोरेशन हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। रिलेशन बिटवीन एवापोरेशन एंड वेपर प्रेशर इज डायरेक्ट रिलेशन। द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कि जितना हमारे पास टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर जितना इंक्रीज होता जाएगा उतना हमारे पास एवापोरेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। मीन्स दैट बोथ हैव डायरेक्ट रिलेशन। टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा एवापोरेशन उतना इंक्रीज होता जाएगा। evaporation rate increases with the increase in water temperature and vice versa. The evaporation do not show high correlation with air temperature, thus it is possible to have high evaporation to different degrees in a lake in different months. साल के डिफरेंट महीनों में एक लेक से, यहाँ से एक लेक से आपके पास जो एवापोरेशन होगा वो आपके पास डिफरेंट होगा। अब जुलाई के महीने में एवापोरेशन जून के महीने में से डिफरेंट होगा, अगस्त से डिफरेंट होगा, अक्टूबर से डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास वाटर की जो यहाँ पे हीट होगी, मॉलिक्यूल्स की जो हीट होगी वो आपके पास डिफरेंट होगी साल के डिफरेंट महीनों में। और ज़्यादातर ये जो है एवापोरेशन जो है इस वाटर की जो टेम्परेचर इसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट है।
एयर के टेम्परेचर ज़्यादातर इसको इफेक्ट नहीं करती। यहाँ पे कि डू नॉट शो हाई कोरिलेशन विद एयर टेम्परेचर, थोड़ी बहुत इफेक्ट कर देती है। अगर आपके पास एयर की टेम्परेचर भी ज़्यादा हो तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादातर जो डिपेंडेंट है वो वाटर के अपने टेम्परेचर के ऊपर ही है। थर्ड वन इज विंड स्पीड। विंड स्पीड किस तरह इफेक्ट करेगी? देखिए, अगर हमारे पास जो है ये एक लेक है, लेक से हमारे पास जो एवापोरेशन होगी, ये वाटर टेबल है। अब यहाँ से हमारे पास जो एवापोरेशन होगी, ये पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगी। अब अगर इस डायरेक्शन है, हमारे पास विंड आएगा, तो जितना विंड आएगा वो हमारे पास ये पार्टिकल्स अपने साथ लेकर जाएगी। तो ये पार्टिकल्स अपने साथ लेकर जाएगी तो ये जगह दोबारा खाली हो जाएगा, तो मतलब अब और गुंजाइश है, दोबारा एवापोरेशन होगा। इसका मतलब है कि विंड जो है ये एवापोरेशन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जितना विंड जो है इंक्रीज होता जाएगा, उतना हमारे पास एवापोरेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। एक खास हद तक जो है ये विंड जो है जितनी जितनी आती जाएगी तो ये एवापोरेशन हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। फिर एक पॉइंट इस तरह आएगा कि इसके बाद विंड जितनी भी जाए इंक्रीज हो जाएगी। एक एवापोरेशन एक कॉन्सेंट्रेट इख्तियार कर लेती है कि बस आपके पास एवापोरेशन एक कॉन्सेंट्रेट के बाद एक कॉन्सेंट्रेट के साथ होती है, फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं होती। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास इस तरह इफेक्ट करेगी कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल को यहाँ से इस वाटर टेबल से, यहाँ से एक मॉलिक्यूल जब इसके एस्केप होगा, अब इसके ऊपर जब ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो कम मॉलिक्यूल एस्केप होंगे। मतलब ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हमारे पास ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक हमारे प्रेशर हमारे पास जितना कम होगा, उतना हमारे पास एवापोरेशन जो है ये ज़्यादा होगा। मतलब कि दोनों में इन्वर्स रिलेशन। जितना जितना हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, तो हमारे पास एवापोरेशन जो है ये डिक्रीज होती जाएगी। सॉल्युबल साल्ट्स किस तरह इफेक्ट करेगी? सॉल्युबल साल्ट्स हमारे पास, सॉल्युबल साल्ट्स वो साल्ट्स यानी कि जो सी वाटर है उसमें साल्ट्स भी डिजॉल्व होते हैं। अब सी वाटर से हमारे पास एवापोरेशन कम होती है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। क्यों? वजह यह है कि सॉल्युबल साल्ट जो है, साल्ट ऑलरेडी पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो वो पानी थोड़ा सा गाढ़ा बन जाता है, तो अब उस पानी से एक मॉलिक्यूल को एस्केप होने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो बनिस्बत एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, सी वाटर से एवापोरेशन हमारे पास कम होगी। और कितनी कम होगी? यूजुअली 2 से 3% जो है ये कम होती है एवापोरेशन एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। और ये क्यों कम होती है? ये साल्ट की सॉल्युबल होने की वजह से, क्योंकि साल्ट उसमें ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुका है और उस पानी से आगे पास एवापोरेशन एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर फिर कम होती है। अभी तक क्लियर है? अभी तक समझ आ रहा है? सर Yes, sir. इवेपोरेशन सन पे डिपेंड करता है हीट एनर्जी की, नहीं कोई और सोर्स भी हो सकता है इसका? एवापोरेशन आपके पास इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। विंड स्पीड के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, सॉल्युबल साल्ट्स के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर, हीट स्टोरेज के ऊपर। सर रात को सर पॉसिबल इवेपोरेशन मतलब मून से? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। नहीं, मून से नहीं। देखे, एक मिनट, चले ये दो फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। यहाँ पे मैं अपने साथ लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद हो। अच्छा, जो अगला फैक्टर है वो हमारे पास है हीट स्टोरेज इन वाटर बॉडीज। हीट स्टोरेज इन वाटर बॉडीज हमारे पास किस तरह इफेक्ट करेगी एवापोरेशन को? देखिए, हमारे पास ये एक लेक है जो एक शेलो डेप्थ है, यानी जिसकी बहुत कम डेप्थ है, और ये मेरे पास इसकी वाटर टेबल है, और ये मेरे पास एक एज कम्पेयर टू दिस लेक एक डीप लेक है जिसमें ये हमारे पास वाटर टेबल है, ठीक है? अब हीट स्टोरेज किस तरह इफेक्ट करेगी? अब देखिए, हमारे पास अगर समर है, गर्मियों का मौसम है, तो अब सन की रेस की वजह से कौन सी वाटर, शेलो वाटर जल्दी गर्म होगा, या शेलो वाटर जो है, या शेलो वाटर, ये मेरे पास हो गया डीप वाटर। तो शेलो वाटर जो है वो जल्दी गर्म होगा या डीप वाटर? शेलो वाटर। शेलो वाटर। इसका मतलब ये है कि समर के महीने में, दोनों यहाँ पे, ये मैं यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ, इन कंप्यूटर में पता नहीं क्या मसले हैं कि माउस भी थोड़ा सा, और स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है कभी कभी। अच्छा, समर के महीनों में शेलो डेप्थ जो है, यानी जो शेलो वाटर है, उससे हमारे पास एवापोरेशन इसलिए ज़्यादा होगा, एवापोरेशन यहाँ पे इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि समर में ये जो है जल्दी गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू डीप वाटर। अब इसको ज़्यादा टाइम लगेगा गर्म होने में, तो इसलिए डीप वाटर से एवापोरेशन कम होगा एज कम्पेयर टू शेलो वाटर। तो डीप वाटर से एवापोरेशन जो है ये कम होगा और शेलो वाटर से एवापोरेशन जो है ये ज़्यादा होगा। लेकिन अगर विंटर में देख ले
विंटर में, तो विंटर में अब देखें वाटर की एक प्रॉपर्टी है जिसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट मतलब ये कि वाटर की वो प्रॉपर्टी जो गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लेती है और फिर ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लेती है। अब सर्दियों के महीने में जब हमारे पास विंटर होगा तब ये पानी जो है ऑलरेडी इसने समर में इतना हीट एब्जॉर्ब किया हुआ है कि इसको अब ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा एज कम्पेयर टू शैलो वाटर। अब इसके लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा ठंडा होने के लिए, तो इसका मतलब ये ज़्यादा देर तक टेम्परेचर या हीट एनर्जी को रिटेन करेगा, और जितनी ज़्यादा टाइम तक की हीट एनर्जी को रिटेन करेगा उतना इससे ज़्यादा एवापोरेशन होगा। और चूंकि शेलो वाटर जो होगा वो विंटर में हमारे पास जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो जो पानी जल्दी ठंडा होगा तो इसका मतलब है कि इससे इवापोरेशन फिर कम होगा। तो विंटर में हमारे पास इवापोरेशन को डीप वाटर से ज्यादा होगा या शेलो वाटर से? डीप डीप से। और डीप समर में, और समर में हमारे पास इवापोरेशन शेलो वाटर से ज्यादा होगा। ये हीट स्टोरेज जो है इस तरह हमारे पास हीट स्टोरेज जो है वाटर बॉडीज में हमारे पास इस तरह इफेक्ट करती है इवापोरेशन रेट। और जो अगला फैक्टर है हमारे पास है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमारे पास एयर जितना ज़्यादा ह्यूमड होगा एवापोरेशन उतना कम होगा, और जितना हमारे पास जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी हमारे पास ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन हमारे पास उतना कम होगा। अच्छा, जिस तरह आपने पूछा हबीब कि हमारे पास एवापोरेशन रात के वक्त हो सकती है, तो एवापोरेशन हमारे पास रात के वक्त क्यों नहीं हो सकती है? एवापोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट एज वेल। रेट थोड़ी सी चेंज होगी, कंटिन्यूस प्रोसेस है। डे टाइम में रेट जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगा, नाइट टाइम में रेट जो है वो हमारे पास थोड़ा सा कम होगा, लेकिन एवापोरेशन हमारे पास होगा ज़रूर। नाइट टाइम में एवापोरेशन क्यों होगा आपके पास? क्योंकि ऑलरेडी ये वाटर जो है ऑलरेडी कम्प्लीटली कुछ हीट एब्जॉर्ब कर चुकी है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल आपके पास एस्केप होंगे, आपके पास एवापोरेशन कंटिन्यू होगा। एवापोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, डे टाइम में भी हो सकती है, नाइट टाइम में भी हो सकती है। लेकिन एज कंपेयर टू एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो डिसकंटिन्यूस है। क्योंकि ट्रांसपिरेशन कौन सी वाटर है जो लॉस होती है? प्लांट्स के थ्रू, प्लांट्स के लीव्स के थ्रू जो पानी एवापोरेट होता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो अब प्लांट्स के अभी परस का ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे ये मेरे पास एक प्लांट है या ट्री है या जो भी है, ठीक है। अब इसके पत्तों से जो पानी एवापोरेट होगा, अब ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ये एवापोरेट होती है, ठीक है। और ये कब होता है हमारे पास? ड्यूरिंग डे टाइम, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट मीन्स के ट्रांसपिरेशन हमारे पास जो है इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ ओनली कंटिन्यूड ड्यूरिंग डे टाइम एंड डिसकंटिन्यूड एट नाइट टाइम, whereas evaporation is a continuous process during day as well as night time. Is it clear? यस सर। तो सर यूरोप में तो इवापोरेशन मतलब फिर कम होती है, मतलब सन इतना ज्यादा नहीं होता, फिर भी वहाँ पे कोल्डनेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये एशिया। क्या मतलब? सर यूरोप में अक्सर ये हमने देखा है, मतलब वो कोल्ड होता है एज कम्पेयर टू एशिया। तो वहाँ पे तो सर ये सन वगैरह भी इतनी ज्यादा नहीं निकलता, और फिर भी वहाँ पे कोल्डनेस ज्यादा होती है, मतलब इवापोरेशन भी वहाँ पे कम होगी। देखिए आपके पास अर्थ जो है ना, अर्थ के साथ जो सन की इंटरेक्शन है, तो जो अपने मदार में घूम रहे हैं ना, तो जिस तरह ये नॉर्थर्न एरिया में बाज़ जगहों पे हमारे पास स्नो अवेलेबल होता है, तो उसके ऊपर भी तो कभी कभी सन की रेस पड़ती है, वो मेल्ट क्यों नहीं होती? उसकी वजह यह है कि आपके पास सन की जो इंटरेक्शन है, ये हमारे पास अगर सन है और ये अर्थ है, तो सन की इंटरेक्शन उन इलाकों के साथ कम होती है, ठीक है। यानी सन का इंटरेक्शन ज़्यादातर इस इक्वेटर के रीजन के साथ होता है, तो जिस रीजन के साथ ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके पास टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा होगा। यूजुअली जो नॉर्थ पोल है या जो साउथ पोल है, ये कार्नर और ये कार्नर जो है इसके साथ सन की इंटरेक्शन कम होती है, ठीक है, इसी वजह से। तो सर वहाँ पे तो इवापोरेशन कम होगी, तो फिर तो सब प्रेसिपिटेशन भी कम होनी चाहिए ना यूरोप में, लेकिन वहाँ पे ज्यादा होती है। नहीं, प्रेसिपिटेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसकी पिक्चर के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा ना कि आपके पास वहाँ पे सिर्फ एवापोरेशन कम होती है या ज़्यादा, क्योंकि आपके पास वहाँ के जो सिर्फ वहाँ पे एवापोरेशन कम होती है, लेकिन आपके पास जो जनरल विंड सर्कुलेशन है अराउंड द ग्लोब अराउंड द अर्थ, वो विंड भी अपने साथ कुछ ना कुछ मॉइस्चर लेकर जाती है वेरियस सीज से। जो आपके पास जिस जगह पे अब ज़्यादा माउंटेन हो गया तो वहाँ पे कौन सी प्रेसिपिटेशन होती है? ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होती है। ओरोग्राफिक वेरियस के साथ जब टकराएगी तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होगा। यस सर। अच्छा, कौन कौन से मेथड है हमारे पास एवापोरेशन को मेजर करने के लिए? तो हमारे पास 3 मेथड है एवापोरेशन को मेजर करने के लिए। अच्छा, पहले ये कि एवापोरेशन को मेजर करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? एनीवन, अगर किसी के दिमाग में किसी कुछ आइडिया है तो अगर वो बताना सकते हैं कि व्हाई वी नीड टू मेजर एवापोरेशन, ज़रूरत क्या है, यानी प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, कोई सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है? सर इससे सर एक हम वेदर डिपेंड कर सकते फोरकास्ट हैं। वाले
और कास्ट वाली। यस सर, वेदर फोरकास्ट वाली मेजर फिर करते हैं। उससे सर ये स्किन वगैरह की प्रॉब्लम्स भी हमारे कम होंगे, क्योंकि अगर हमें ह्यूमिडिटी वगैरह का पता नहीं होगा तो सर जो स्किन वगैरह भी डिस्टर्ब होगी, किसी तरह अच्छा प्रेसिपिटेशन वगैरह हो गई। अच्छा सही है, ठीक है कि सर हम तो सर जी रेनफॉल मेजर करते हैं इससे। जी ये सब आपकी सबकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देख लें तो हमारे पास इवापोरेशन को मॉनिटर करने का क्या फायदा है। देखिए, अगर ये हमारे पास एक रिजर्वायर है जो हमने बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है पानी को सेव करने के लिए, ठीक है, ताकि हम इसमें पानी को स्टोर कर सकें। अब इस रिजर्वायर को मैंने बना दिया है कि इसमें मैं पानी को स्टोर कर दूँ 3 महीनों के लिए, 10,000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। 10,000 क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर करने के लिए मैंने एक रिजर्वायर बना लिया है, और इसमें मैंने 10,000 पानी को स्टोर कर दिया है। यहाँ पे ये मेरे पास वाटर टेबल है। अब 3 महीने बाद जो है मैं यहाँ पर आऊँ तो ये वाटर टेबल मुझे यहाँ पे देखने को मिले, इसमें इतनी जो है ये डिक्रीज हो चुकी है। अब जो वाटर मेरे पास सेव है, फर्ज करें वो मेरे पास है 8,000 या 8,500 क्यूबिक मीटर, 1,500 क्यूबिक मीटर पानी जो है वो मेरा गायब हो चुका है। अब मुझे जो चाहिए था 10,000 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए था, अब मेरे पास अवेलेबल है 8,500 क्यूबिक मीटर। मैंने तो 10,000 क्यूबिक मीटर पानी स्टोर इसीलिए किया था कि 3 महीने बाद मैं इसको यूटिलाइज कर सकूँ, इस्तेमाल कर सकूँ किसी फसल को उगाने के लिए। लेकिन अब 8,500 अवेलेबल है, 1,500 की कमी है। तो अब ये 1,500 कम क्यों आए, वो यहाँ पे एवापोरेशन की वजह से। तो मतलब ये है कि इस रिजर्वायर को बनाते वक्त एवापोरेशन के फैक्टर को हमने कंसिडर करना होगा। अगर हमने एवापोरेशन के फैक्टर को कंसिडर नहीं किया तो फिर हमारे पास एवापोरेशन की वजह से लॉसेज होंगी, और हमारे पास जो डिजायर्ड क्वांटिटी होगी उससे कम क्वांटिटी मिलेगी। तो इस रिजर्वायर को बनाते वक्त हम एवापोरेशन को मद्देनजर रखेंगे। अगर हमारे पास एवापोरेशन से भी कुछ लॉसेज हो तो एवापोरेशन से जो लॉसेज होगी, फर्ज करें 10,000 हमने स्टोर करना है और हम कैलकुलेट कर ले कि हमारे पास इवापोरेशन से एक्सपेक्टेड लॉसेज है 1,000 क्यूबिक मीटर है, तो हम 11,000 क्यूबिक मीटर को सेव कर लें। या अगर हमने इसी 10,000 क्यूबिक मीटर को सेव करना है और हम चाहते भी है कि हमारे पास एवापोरेशन के लॉसेज ना हो, एवापोरेशन की लॉसेज बिल्कुल हो ही ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो फिर वो अगले लास्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि किस तरह उसको हम लॉसेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि एक रिजर्वायर को बनाते वक्त हमने एवापोरेशन के फैक्टर को मद्देनजर रखना होता है, ताकि हमारे पास इवापोरेशन से की वजह से जो लॉसेज हो वो हमारे पास मालूम हो, ताकि बाद में मसला न बने कि हमारे पास 10,000 के बजाय हमें 8,500 क्यूबिक मीटर की पानी मिले। इसीलिए एवापोरेशन को पढ़ना ज़रूरी है और इसको मुहैया करना ज़रूरी है। 3 मेथड है एवापोरेशन को मुहैया करने के लिए। जो पहला मेथड है वो हमारे पास है एवापोरोमीटर्स के जरिए। जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास है एम्पिरिकल इक्वेशन, और थर्ड मेथड है हमारे पास एनालिटिकल मेथड्स। एवापोरोमीटर्स हमारे पास रेनगेजेस की तरह एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बर्तन की शक्ल में, जिसके जरिए हम मेजर करते हैं एवापोरोमीटर्स एवापोरेशन को। सेकंड हमारे पास है एम्पिरिकल इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशन का लफ्ज भी है, और एम्पिरिकल का मतलब ये होता है कि किसी रिसर्चर या किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे कोई इक्वेशन डेवलप किया हो, और वो इक्वेशन बना बना हमें मिले, और उस इक्वेशन के जरिए हम एवापोरेशन को फाइंड कर ले। उस इक्वेशन की कोई प्रूफ नहीं होती, लेकिन वो इक्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के बेस के ऊपर किसी ने फाइंड आउट किया होता है, तो हमारे पास होता है एम्पिरिकल इक्वेशन। थर्ड हमारे पास है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मीन्स कि उसमें कुछ एनालिसिस इन्वॉल्व हो, उसमें हम कुछ एनालिसिस करें और उसके जरिए हम फाइंड करें। तो इन तीनों मेथड्स। अब जो एवापोरोमीटर्स है, अब एवापोरोमीटर्स हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है ना, एक बर्तन है। अब इसकी भी 3 अकसाम है एवापोरोमीटर। जो फर्स्ट टाइप है ना, फर्स्ट टाइप को देख ले एवापोरोमीटर्स को, तो इसके हमारे पास 3 टाइप्स है, और भी वेरियस टाइप्स होंगे। तो जो 3 टाइप्स है वो हमारे पास, एक है यूएस क्लास ए पेन, यूनाइटेड स्टेट्स क्लास ए पेन, एक हमारे पास है कोलोरेडो संकन पेन, और एक हमारे पास है फ्लोटिंग पेन। वन बाई वन इन तीनों को पढ़ेंगे अगले स्लाइड्स में। जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास जो एम्पिरिकल इक्वेशन वाला मेथड है, उन एम्पिरिकल इक्वेशन में भी हमारे पास दो एम्पिरिकल इक्वेशन मौजूद है, एक है मेयर्स फार्मूला और एक हमारे पास है रोवर्स फार्मूला। जो तीसरा मेथड है हमारे पास एनालिटिकल मेथड, उसमें भी हमारे पास 3 मेथड है, एक है वाटर बजट मेथड, एक है एनर्जी मेथड, और एक है मास ट्रांसफर मेथड। वाटर बजट मेथड अगर आपको याद हो, वाटर बजट इक्वेशन हमने पढ़ा भी था पहले लेक्चर में, पहले लेक्चर के लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा भी था वाटर बजट इक्वेशन के इनपुट माइनस आउटपुट वाज इक्वल टू द चेंज इन स्टोरेज। एनर्जी मेथड एनर्जी बैलेंस मेथड, एनर्जी का लफ्ज भी इसके दरमियान मौजूद है, यानी ये एनर्जी, यानी अगर ये हमारे पास एक रिजर्वायर है तो उसमें हीट एनर्जी के इनपुट कितनी है और हीट एनर्जी की आउटपुट कितनी है, तो आउटपुट और इनपुट बेस्ड अपॉन हीट एनर्जी के बेस के ऊपर ये मेथड है। लेकिन ये हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, बहुत एडवांस मेथड है, कुछ बुक्स में भी अभी तक इंक्लूडेड नहीं है। और इसी तरह जो मास ट्रांसफर मेथड है वो मास के बेस के ऊपर है कि उसमें मास
कि इनफ्लो कितनी है और मास की आउटफ्लो कितनी। हम सिर्फ ये वाला मेथड पढ़ेंगे, वाटर बजट मेथड। अच्छा, जो पहला तरीका है एवापोरोमीटर्स के जरिए, जिसमें हमारे पास 3 टाइप है। तो एवापोरोमीटर्स के जरिए हम एवापोरेशन को मेजर कर सकते हैं। एवापोरोमीटर्स क्या चीज़ है? एवापोरेटर हमारे पास सिंपल एक बर्तन की शक्ल है, पेंस की शक्ल है, जो हम एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर को, और लॉस ऑफ वाटर जो है एवापोरेशन की, वो हम मेजर करते हैं रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन होते हैं जिसपे हम रेन गेजेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे आपके पास एवापोरोमीटर्स को भी इंस्टॉल किया जाता है। जो बेसिक वेरियस टाइप्स है एवापोरोमीटर्स के, उसमें यूएस क्लास ए पेन है हमारे पास, कोलोराडो संकन पेन है और फ्लोटिंग पेन है। तो यूएस क्लास ए पेन हमारे पास कौन सी पेन है? यूएस क्लास ए पेन हमारे पास एक सर्कुलर शेप की पेन है, जिसकी जो डायमीटर है वो हमारे पास है 1210 मिलीमीटर, और इसकी जो डेप्थ है जिसमें आपके पास वाटर स्टोर होना है वो हमारे पास है 255 मिलीमीटर। और वाटर टेबल के बिल्कुल ऊपर जो है, फ्री वाटर टेबल के ऊपर एक छोटी सी सरफेस को फ्री रखा जाता है, यानी खाली रखा जाता है, जिसको रिम कहा जाता है, और जिसकी डेप्थ हमारे पास 50 मिलीमीटर की बराबर होती है। और इसको ग्राउंड लेवल से, ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल, जीएल मीन्स ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से ये हमारे पास वुडन सपोर्ट के जरिए जो है, वुडन सपोर्ट के जरिए ज़मीन से 150 मिलीमीटर ऊपर रखा जाता है। 150 मिलीमीटर इज इक्वल टू 6 इंच। 6 इंच यानी आधा फुट। तो ज़मीन से आधा फुट जो है ये ऊपर रखा जाता है वुडन के जरिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अगर ज़मीन के ऊपर डायरेक्टली पड़ा हो तो ज़मीन साइल की जो साइल के अंदर जो हीट एनर्जी है वो इसको ट्रांसफ़र होगा। तो अगर ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ से एवापोरेशन का रेट जो है वो इफेक्ट होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास जो है ये ज़मीन से 6 इंच ऊपर जो है वुडन प्लैंक्स के जरिए इंस्टॉल किया जाता है। और यूजुअली इसको गैल्वेनाइज्ड आयरन से बनाया जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन वो आयरन होती है जिसके ऊपर जिंक का एक कवर चलाया जाता है इसको कोरोजन से बचाने के लिए। और अगर कोरोजन का ज़्यादा खतरा हो तो फिर मोनल मेटल को यूज़ किया जाता है। मोनल मेटल क्या मतलब है? मोनल मेटल का मतलब ये है कि इसमें कुछ परसेंटेज की निकल या प्लाटीनियम को ऐड किया जाता है ताकि कोरोजन से महफूज हो, उसको मोनल मेटल कहा जाता है। तो ये हमारे पास है यूएस क्लास ए पेन। देखिए प्रैक्टिकली कि ये हमारे पास इस तरह है। तो ये देखिए नीचे इसकी एक वुडन प्लैंक पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर, ये एक वुडन प्लैंक पड़ा हुआ है 6 इंच ज़मीन से ऊपर है। ये हमारे पास एक बर्तन है, पेन है। ये हमारे पास ओरेम है जिसको खाली जो छोड़ा गया है फ्री सरफेस के ऊपर, और ये हमारे पास है डेप्थ ऑफ वाटर। और इसके इर्द गिर्द जो है यहाँ पे एक स्टील मेश जो है ये लगाया जाता है इसके इर्द गिर्द। क्यों? इसी वजह से कि इर्द गिर्द किसी पड़ोसी की गाय या बकरी आके यहाँ से पानी पी न ले। क्योंकि हम तो यही समझेंगे कि यहाँ पे कल जब हम आएंगे रीडिंग लेने तो हमें ये लगेगा कि एवापोरेशन ज़्यादा हुई है, और हमें ये पता नहीं होगा कि किसी की बकरी या गाय आके यहाँ से सैराब हो चुके हैं, यहाँ से पानी पी चुके हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसके इर्द गिर्द जो है एक स्टील की वायर मेश लगा दिया जाता है ताकि कोई जानवर इसके नज़दीक ना आए। जो सेकंड टाइप है हमारे पास है वो कोलोराडो संकन पेन। कोलोराडो संकन पेन, संकन का लफ्ज इसमें है, यानी यही ज़मीन के अंदर संक है। यह अब हमारे पास है ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल से नीचे है, 50 मिलीमीटर इसके ऊपर फ्री सरफेस है, और ये ग्राउंड लेवल के साथ बिल्कुल ही लेवल में जो है इसकी वाटर टेबल है। 460 मिलीमीटर डेप्थ है, 920 मिलीमीटर जो है ये इसकी वेट भी है और इसकी लेंथ भी है, यानी ये स्क्वायर शेप में है हमारे पास। दोनों डायमेंशन आपके पास है 920 मिलीमीटर। ज़मीन के अंदर संक क्यों किया गया है? देखिए हमारे पास जो नेचुरली जो लेक्स होती है ना, ये हमारे पास एक लेक है, नेचुरल लेक है। अब इसके इर्द गिर्द यहाँ तो ग्राउंड लेवल होती है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल होती है, यानी ये तो ज़मीन के नीचे होती है। और जो क्लास ए पेन था, यूएस क्लास ए पेन, वो हम ज़मीन से ऊपर लगा रहे हैं। तो ये एक्चुअल ग्राउंड सिनारियो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो एक्चुअल ग्राउंड सिनारियो को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम इस तरह कर ले कि ज़मीन के नीचे एक पेन को इंस्टॉल कर ले तो बेहतर तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इस तरह के पेन्स को इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके ऊपर कास्ट भी ज़्यादा आएगा क्योंकि ये ज़मीन के अंदर हमने इंस्टॉल करना है। इसमें मसला ये बनेगा कि यहाँ पे फर्ज करें अगर आपके पास कोई लीक आ गई, ठीक है, तो उस लीक को डिटेक्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि इसके इर्द गिर्द तो साइल है। यहाँ पे हमारे पास लॉसेज जो होगी वो सीपेज की वजह से होगी। अब लॉसेज यहाँ पे सीपेज की वजह से या लीकेज की वजह से हो रही है, जहाँ से लीकेज हो रहा है ना, यहाँ पे कोई लीकेज बन गया है, और हम यह एज्यूम करेंगे कि हमारे पास वाटर टेबल जो है वो इवापोरेशन की वजह से नीचे चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास इसमें ये मसले बनते हैं कि इसमें लीक्स वगैरह को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। और दूसरा ये चूंकि ये ज़मीन के अंदर है और इसके इर्द गिर्द जो है ये 50 मिलीमीटर मीन्स के सिर्फ 2 इंच जो है ये ज़मीन से ऊपर है। अब सिर्फ 2 इंच ज़मीन से ऊपर है तो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह का भी ख्याल रखना होगा,
डस्ट वगैरह के अभी ताकि इसमें गिर ना जाए, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा केयर जो है उसकी ज़रूरत रिक्वायर्ड होती है। और एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल इसलिए क्योंकि ये वाला तो सिंपल ज़मीन के ऊपर रखना था, लेकिन ये वाला जो है ज़मीन के अंदर प्लेस करना है, तो जाहिर सी बात इंस्टॉलेशन कास्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। यस सर। जो सर थर्ड ये है square- जी, सर इसका यूनिट स्क्वायर क्यों है ये 920 आपने कहा स्क्वायर? तो ये जो जिन्होंने बनाए हुए हैं ना, बाज पेन जो है हमारे पास सर्कुलर शेप है, यानी जिस तरह ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है ना, किसी एक स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, जिस तरह एसटीएम को स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं, एसटीएम C143 को हम फॉलो करते हैं कि इसके थ्रू हम मेजर करेंगे वर्केबिलिटी को। अब वर्केबिलिटी के लिए उसने जो कोन की शक्ल ली हुई है बस उसी कोन को अब हमने यूज़ करना है, क्योंकि उन्हीं के वैल्यूज़ के साथ हमने कंपेयर करनी है। तो इसी तरह ये भी उन्होंने बनाया हुआ है और स्क्वायर शक्ल में बनाया हुआ है, तो हमने इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अच्छा, जो थर्ड टाइप है हमारे पास है फ्लोटिंग पेन। नाम से जाहिर है कि ये हमारे पास फ्लोट करेगा। अब देखें जो पहले दो टाइप से, अगर इनको हम देख ले तो अब ये हमारे पास एक पेन है, ठीक है, यानी एक बर्तन है। लेकिन अगर हम देख ले तो हमारे पास, हम तो लेक के ऑपरेशन को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, ये मेरे पास फर्ज करें ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, और ये मेरे पास एक लेक है, ये मेरे पास उसमें वाटर टेबल है। अब हम तो इस लेक के एवापोरेशन में इंटरेस्टेड है, लेकिन इस लेक के एवापोरेशन को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास, हम किस तरह मेजर करेंगे। नो नो, देखिए अगर हमारे पास ये लेक हो, अब अगर हमारे पास वाटर टेबल यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास एक नेचुरल लेक में हमारी ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये डेप्थ हम मेजर कर ले कि कितनी हमारे पास इवापोरेशन हुई है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेन को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो पेन हम यूज़ कर रहे हैं, उन पेन में मसले क्या है, उन पेन में मसले ये है कि वो एक्चुअल सिनारी को तो रिप्रेजेंट नहीं करी, क्योंकि पेन के इर्द गिर्द मेटल लगा हुआ है, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द साइल है। पेन की मेटल की टेम्परेचर कैपेसिटी डिफरेंट है, साइल की डिफरेंट है। तो अच्छा, अब यहाँ पे यूज क्लास ए पेन जमीन के ऊपर था, तो हमने संकन पेन को यूज किया कि जमीन के अंदर होता कि ये साइल, इसके इर्द गिर्द जो साइल है उसको रिप्रेजेंट कर दे। लेकिन अब भी ये एग्जैक्टली लेक के इवापोरेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास अगर ये लेक है तो लेक के ऊपर जो यहाँ पे एयर का कंडीशन होगा, जो यहाँ पे विंड स्पीड होगा, वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू पेन, क्योंकि पेन तो किसी दूसरी जगह पे इंस्टॉल किया होगा। तब इसकी अगर बिल्कुल यहाँ पे वाटर लेक के ऊपर ही यहाँ पे हम एक पेन इंस्टॉल कर दें, बिल्कुल इसके ऊपर जो एयर का कंडीशन होगा, जो ह्यूमिडिटी की कंडीशन होगी, जो विंड की स्पीड होगी, वो बेहतर तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन इस तरह के पेन को इंस्टॉल करना या इस तरह पेन को मेंटेन करना या रीडिंग वगैरह लेना वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई वेव आएगी तो ये इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास डिस्टर्ब होगा। इसी वजह से इसकी मेंटेनेंस रखना बड़ा मुश्किल बन जाता है। इसका जो नाम है वो हमारे पास है USGS फ्लोटिंग पेन, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पेन। तो फ्लोटिंग पेन जो है ये हमारे पास इंस्टॉल किया जाता है, बिल्कुल लेक में छोड़ा जाता है, ठीक है, यानी लेक की वाटर टेबल के ऊपर छोड़ा जाता है। इसलिए यानी इसके नीचे यहाँ पे एक रबर सी या वुडन प्लैंक रखा जाता है ताकि ये उसके ऊपर फ्लोट करे, और यहाँ पे ये इंस्टॉल किया जाता है ताकि यहाँ पे इसके ऊपर जो ह्यूमिडिटी, एयर या विंड स्पीड की कंडीशन हो वो बेहतर तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सके। अब यहाँ से जो एवपोरेशन की रेट मिलेगी हमें, वो बिल्कुल इसी लेक की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन इसमें ये मसले मसाइल बनेंगे कि वेव्स वगैरह आएंगे तो इसको इफेक्ट करेगा। दूसरा ही, अब जब इसके ऊपर वेव आएगी तो इसके अंदर जो पानी पड़ा होगा उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा, और इससे हो सकता है गिर भी जाए इस इंस्ट्रूमेंट से। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसमें डायगनल वेपर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। डायगनल वेपर्स साइड व्यू अगर हम देखें तो डायगनल वेपर जिस तरह आपके पास एक स्क्वायर शक्ल की इस तरह वेपर होती है। अब इस प्लेन को, ये जो हमारे पास ये शेप है ना, इस प्लेन को, इस चीज़ को यहाँ पे इस तरह प्लेस कर दिया जाता है। ये मेरे पास है टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू। यहाँ पे इस तरह एक इंस्टॉल किया जाता है, एक इस तरह। अब जब वेव इसमें जनरेट होगी तो ये वेपल जो है उस वेव के इफेक्ट को मिनिमाइज करेगी। तो इस वेव के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इसमें डायरेक्ट वेपर्स को इंस्टॉल किया जाता है। तो ये तीन टाइप्स हमारे पास पेन्स है। लेकिन इन पेन्स में क्या क्या मसले थे, इन पेन्स में ये मसले थे, जो पहला मसला है कि पेन्स डिफर इन हीट स्टोरिंग एंड हीट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी। यानी हमारे पास जो पेन के इर्द गिर्द, ये पेन के इर्द गिर्द क्या, ये कौन सी चीज़ का बना हुआ था, ये मेटल का बना हुआ था। लेकिन हमारे पास जो लेक है इसके इर्द गिर्द तो यहाँ पे साइल है, तो अब इसकी हीट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी डिफरेंट है। हीट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी डिफरेंट है मतलब कि इसके ऊपर जब सन की रेज इस तरह पड़ेगी या सन की रेज, तो ये जल्दी हीट होगा। अब जल्दी हीट होगा तो इसकी यहाँ पे ये इवापोरेशन को रेट को इंक्रीज करेगा, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया।
दूसरा ड्रॉबैक द हाइट ऑफ द रिम इन एन एवापोरेशन पेन रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ विंड एवापोरेशन फ्रॉम द पेन। दूसरा इफेक्ट इस तरह से, ये देखें हमारे पास जो पेन है ना, पेन में वाटर टेबल यहाँ पे है और इसकी जगह इसके ऊपर ये 50 मिलीमीटर की थोड़ी सी जगह जो है ये खाली रखी जाती है जिसको रिम कहा जाता है। अब जब हमारे पास विंड आएगा, अब लेक तो हमारे पास जो लेक होती है ना, लेक, अब ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, अब ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है और ये मेरे पास लेक है। लेक में पानी चाहे यहाँ पे मौजूद है या यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इसकी रिम वगैरह नहीं होती, ठीक है, कि इस विंड के इफेक्ट को डिस्टर्ब कर ले। लेकिन यहाँ पे पेन के केस में ये विंड के इफेक्ट को डिस्टर्ब करती है। ये भी एक ड्रॉबैक हो गया हमारे पास। तीसरा ड्रॉबैक क्या है कि शेडो ऑफ द रिम इन एन एवापोरेशन पेन आल्सो इफेक्ट द एवापोरेशन फ्रॉम द पेन। अब जो रिम है ना हमारे पास, यानी ये हमारे पास जो पेन है, अब ये मेरे पास एक पेन है, अब ये मेरे पास रिम है। अब यहाँ पे सन होगा तो सन की जो रेज होंगी, सन की जो रेज होंगी ना यहाँ पे, अब इसके ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पे इस रिम की इसके ऊपर एक शेडो सा बनेगा, ठीक है। ये शेडो भी, अब नेचर लेक के केस में तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता, तो अभी इसकी इवापोरेशन रेट जो है ये डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे अब इसकी एक शेडो बन रही है, यहाँ से इसकी इवापोरेशन रेट डिफरेंट होगी। तो ये भी एक ड्रॉबैक है पेन का। The heat transfer characteristics of the pen material is different from that of the reservoir. रिजर्वायर की जो हीट ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास डिफरेंट होंगे पेन से, क्योंकि इसके इर्द गिर्द आपके पास यहाँ पे इसके इर्द गिर्द कुछ नहीं है, यानी जिस तरह यूएस क्लास ए पेन है तो इसके नीचे वर्ड लगा हुआ है, तो यानी मतलब ये कि आपके पास जो है, देखिए यहाँ पे इसके नीचे जो है, अब इसके साइड पे भी सन की रेस पड़ सकती है, ठीक है, और ये नीचे साइड के साथ इंटरेक्शन में भी नहीं है। लेकिन नेचर लेक के केस में हमारे पास जो लेक होगा ना, उस पर इस साइड से रेज नहीं पड़ सकती, क्योंकि इसके इर्द गिर्द तो साइल है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है हमारे पास पेन की। अब पेन की ये हमारे पास ड्रॉबैक थी। इन ड्रॉबैक का क्या मतलब है कि पेन का जो एवापोरेशन हमें मिलेगा, EP मींस एवापोरेशन फ्रॉम द पेन। एवापोरेशन फ्रॉम द पेन की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू हमारे लिए रिलायबल नहीं है, बल्कि उसमें थोड़ी बहुत एरर होगी। वो एरर किन चीज़ों की वजह से होगी? वो इन फैक्टर्स की वजह से होगी। तो इस एरर को किस तरह से हम मिनिमाइज करेंगे? उस एरर को इनडायरेक्टली मिनिमाइज करने के लिए जो पेन की वैल्यू होगी, जो एवापोरेशन हमने पेन से हासिल किया होगा, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसी एक फैक्टर को, जिससे हमारे पास मिल जाएगा एवापोरेशन ऑफ लेक। evaporation of lake will be equal to some factor multiplied by evaporation from the pen। क्यों मल्टीप्लाई करें इस फैक्टर को? इन ड्रॉबैक्स की वजह से, ताकि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू मिले लेक की एवापोरेशन की, क्योंकि हम तो रिजर्वायर के एवापोरेशन में इंटरेस्टेड है। हमारे पास रिजर्वायर से एवापोरेशन कितना होगा, ताकि हम इस फैक्टर को फिर मद्देनजर रखें रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करते वक्त। तो अब यहाँ पे जो फैक्टर हमने मल्टीप्लाई करना है, उस फैक्टर को कहा जाता है पेन कोएफिशिएंट। तो पेन कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होगा? बेसिकली अगर EP को मैं यहाँ पे लेकर आऊँ तो इट इज द रेशियो बिटवीन लेक एवापोरेशन एंड पेन एवापोरेशन। अब ये पेन कोएफिशिएंट हमने मल्टीप्लाई करना होगा पेन के एवापोरेशन के साथ, ताकि हमें लेक की एवापोरेशन मिल जाए। और इसकी जो वैल्यू है यूएस क्लास ए पेन के लिए, इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो है 0.7, रेंज जो है वो 0.6 से 0.8 है, लेकिन 0.7 इसकी एवरेज वैल्यू है, तो 0.7 एवरेज यूज कर दिया है। यानी अगर हमारे पास एवापोरेशन फ्रॉम द पेन की वैल्यू गिवन हो 100 मिलीमीटर, तो हमने अगर एवापोरेशन ऑफ लेक फाइंड करना हो, तो एवापोरेशन ऑफ लेक विल बी इक्वल टू दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 0.7, 0.7 multiplied by 100 will be equal to 70. So it means that evaporation from the lake is 70 millimeter. Modified class A पेन जो है, ये क्लास A पेन की modified कोई फॉर्म होगा। हमने तो ये वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया और ये वाला पढ़ लिया, ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह का होगा। कुछ डायमेंशन वगैरह में कुछ मॉडिफिकेशन होगी, और भी इसके अलावा ढेर सारे टाइप हो सकता है, आपको मिलेगा, अगर आप गूगल कर ले। जो कोलोराडो संकन पेन है उसकी जो फैक्टर है वो हमारे पास है 0.78, और जो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पेन है वो उसके लिए हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास है 0.80। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर। अच्छा, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं।
हमारे पास एक एग्जांपल है कि कंप्यूट द डेली एवापोरेशन फ्रॉम अ क्लास ए पेन इफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एडेड टू ब्रिंग द लेवल टू द फिक्स्ड पॉइंट आर एज फॉलोज। हमारे पास डेटा गिवन है कि 7 दिनों का डेटा हमारे पास गिवन है कि डे 1 से लेकर डे 7 तक हमारे पास कितने वाटर को हमने ऐड किया है। यानी ये हमारे पास एक एवापोरीमीटर है, एक पेन है, क्लास है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाटर टेबल है। अब जब इससे एवापोरेशन होगा तो हमारे पास वाटर टेबल, परस करें पहले वाटर टेबल, ये ग्रीन हमारे पास पहले वाटर टेबल था। अब वाटर टेबल यहाँ पे आ चुका है, ये रेड लाइन, यानी इसका मतलब कि ये थोड़ी सी डेप्थ डिक्रीज हो चुकी है। अब अगर दोबारा मैं इसको अपने पोजीशन पर लेकर आना चाहूँ, इस ग्रीन लेवल पर लेकर आना चाहूँ, तो मुझे जो है ये थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा इसमें, ठीक है, ताकि इसको दोबारा मैं अपने पोजीशन पर लेकर आऊँ। यूजुअली जो है एवापोरीमीटर्स में जो है डेप्थ को मेंटेन रखा जाता है। देखिए अब यहाँ पे जिस तरह लिखा है ना कि डेप्थ इज मेंटेन बिटवीन 18 टू 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर डेप्थ को दोबारा अपनी पोजीशन पर लेकर आने के लिए हम पानी ऐड करें तो पानी कितना है, वो पानी हमारे पास है, वो हमारे पास है पहले दिन के ऊपर जो है रेनफॉल हमारे पास हुई है 14 मिलीमीटर, ठीक है, 14 मिलीमीटर हमारे पास पहले दिन रेनफॉल हुई है। यानी हमारे पास अगर ये पेन था तो इस पेन से जब एवापोरेशन हुई थी तो वाटर टेबल यहाँ पे पहुंचा था, लेकिन साथ साथ उसकी बारिश भी हो रही थी, ठीक है। तो बारिश से भी इसमें 14 मिलीमीटर की पानी आई है, तो बारिश का पानी जो है वो इसकी लेवल को यहाँ पर लेकर आ चुका है। तो अब अपने इस लेवल को लेकर आने के लिए हमने इससे ये वाला पानी जो है ये रिमूव करना है। तो इसे हमने पानी रिमूव कर लिया। -5 का मीन्स कि यहाँ पे इसके साथ कमेंट भी लिखा गया है कि रिमूव, यहाँ से जो पानी रिमूव हो चुका है। दूसरे दिन जो है इस एवापोरीमीटर में इस लेवल को अपनी जगह पर लाने के लिए, अब यानी अगर ये यहाँ पे आ चुका है तो दोबारा यहाँ पे डोंट नो कि इस माउस में क्या मसले हैं या यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर में क्या मसले हैं। यानी ये हमारे पास वाटर टेबल था, अब ये यहाँ पे आ चुका है। तो दूसरे दिन जो है वाटर टेबल यहाँ पे है, आ चुका है। तो इसको दोबारा इस लेवल तक लेकर आने के लिए 6 मिलीमीटर की इसमें बारिश हुई है और 3 मिलीमीटर का पानी हमने मैनुअली ऐड किया है। यानी टोटल पानी हमने कितना ऐड किया है, 9 मिलीमीटर। और ये 9 मिलीमीटर पानी को ऐड करने का मतलब ये है कि असल में एवापोरेशन हमारे पास कितना हुआ था, 9 मिलीमीटर का पानी एवापोरेशन गायब कर चुका था। तो उसको दोबारा फिल करने के लिए 9 मिलीमीटर का पानी हमने ऐड कर दिया। तीसरे दिन हमारे पास 12 मिलीमीटर की बारिश हुई है, मैनुअली कुछ पानी ऐड नहीं किया गया। चौथे दिन 8 मिलीमीटर की बारिश, 0 मिलीमीटर पानी ऐड किया गया है। पांचवें दिन बारिश हुई ही नहीं है और जो वाटर मैनुअली ऐड किया गया है वो 7 मिलीमीटर। इसी तरह छठे और 7वें दिन। बेसिकली कहानी का मतलब ये है कि हमारे पास पहले दिन जो है 14 मिलीमीटर की बारिश की वजह से आई है पानी, और 5 मिलीमीटर को हमने रिमूव किया हुआ है। तो जो टोटल हमारे पास होगा वो 14 -5, ये हमारे पास आ जाएगा 9। तो 9 मिलीमीटर का पानी जो है ये क्या हो चुका है, हमने ऐड किया है इस एवापोरीमीटर में दोबारा वाटर लेवल को अपनी पोजीशन पर लेकर आने के लिए, इस वाटर लेवल को दोबारा इस पोजीशन पर लेकर आने के लिए। तो 9 मिलीमीटर का पानी ऐड करने का मतलब ये है कि असल में 9 मिलीमीटर का पानी हमारे पास किस चीज क्या हुआ था, एवापोरेशन हुआ था। दूसरे दिन हमारे पास 6 + 3 हमने ऐड किया है, यानी टोटल 9 mm। तो 9 mm बेसिकली हमारे पास एवापोरेशन हुई है। तीसरे दिन 12 + 0 तो 12, यहाँ पे 8 + 0 8, 7 + 0 7, 5 + 4 9, 6 + 3 9। तो हमारे पास पहले से लेके 7वें दिन तक हमारे पास ये वैल्यूज जो है ये बेसिकली एवापोरेशन की वैल्यूज है। हमसे क्या चीज मांगी है कि एवापोरेशन लॉस को फाइंड कर ले वाटर की इन दिस वीक फ्रॉम अ लेक सरफेस एरिया इज 640 हेक्टेयर्स। हमें एवापोरेशन लॉस हमसे मांगा गया है, लेक का एवापोरेशन हमसे मांगा गया है, और जो डेटा हमारे पास गिवन है वो क्लास ए पेन का है। और पेन के लिए जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो गिवन है कि एज्यूमिंग अ कोएफिशिएंट ऑफ 0.75 कोएफिशिएंट भी हमारे पास गिवन है। तो एवापोरेशन फ्रॉम द पेन हम फाइंड कर लेंगे, फिर उसके साथ पेन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले एवापोरेशन फ्रॉम द पेन को हमने फाइंड करना होगा, उसके साथ पेन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास एवापोरेशन फ्रॉम द लेक आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, तो हमसे मांगा गया है एक वीक में, तो 7 दिनों का जो एवापोरेशन होगा वो हम ऐड कर देंगे। तो ये सब ऐड कर दें, 9 + 9 + 12 + 8 + 7 + 9 + 9,
इसकी वैल्यू आ जाएगी 63 मिलीमीटर। तो पेन एवापोरेशन एक हफ्ते में हमारे पास आ रही है 63 मिलीमीटर। और अब हमारे चाहिए लेक की एवापोरेशन, तो लेक एवापोरेशन इज इक्वल टू पेन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय एवापोरेशन फ्रॉम द पेन। तो पेन कोएफिशिएंट इज 0.75 and lake pen evaporation is 63 millimeter. This multiplied by this is equal to 47.25 millimeter। मतलब ये कि हमारे पास लेक से जो एवापोरेशन हो रही है वो हमारे पास हो रही है 47.25 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? Yes, सर ये sir. मैंने बता दिया आपकी Yes, उस टाइम sir. आवाज चली गई थी। अच्छा हबीब दोबारा बताया क्या? यस सर। सर ये 14 से जो 5 माइनस के ये स्टार्ट में रेनफॉल और वाटर एडेड वाला। हाँ देखिए हमारे पास जो है अगर वाटर टेबल जो है ये यहाँ पे था, ठीक है। अब वाटर टेबल को इस लेवल पे हमने मेंटेन रखना है। अब एवापोरेशन की वजह से वाटर टेबल यहाँ पे पहुंच चुका, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, तो इसको दोबारा अपने लेवल पर लेकर आने के लिए इसमें मैनुअली हम कुछ वाटर ऐड करेंगे। और अगर साथ साथ बारिश भी हो रही है तो ये दोनों इसमें इनपुट्स हो गए। अब पहले दिन 14 मिलीमीटर की बारिश हुई है, तो 14 मिलीमीटर की बारिश इतनी हुई है कि बारिश अब ये वाटर टेबल यहाँ तक पहुंच चुका है, लेकिन हमें तो चाहिए थी यहाँ पे। तो इसको तो वाटर को ऐड करने के बजाय हम क्या करें, वाटर को रिमूव करेंगे ताकि ये दोबारा इस लेवल पर आ जाएगी। तो 5 मिलीमीटर के वाटर को रिमूव किया गया है पहले दिन इस वाटर टेबल को दोबारा अपनी पोजीशन पर लेकर आने की। और बाकी जितने भी दिन है तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत बारिश हुई है और थोड़ी बहुत पानी को मैनुअली ऐड किया गया है। 5वें दिन बारिश हुई नहीं है लेकिन सिर्फ 7 मिलीमीटर के पानी को ऐड किया गया है मैनुअली। तो सर इसके लेवल को तो हमने मेंटेन नहीं किया क्योंकि ये कुछ जगहों पे 9 और कुछ जगहों पे ये 7 और 8 आ रहा है सर, 12 भी आ रहा है। देखिए आपके पास कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि आपने जो है एग्जैक्टली जो है इसके ऊपर ही आपने फिक्स रखना है। जिस तरह आपके पास ये यूएस क्लास ए पेन में था ना कि 18 से 20 सेंटीमीटर तक आपके पास इसकी इसके दरमियान आप मेंटेन रख सकते हैं। मेंटेन बिटवीन 18 टू 20 सेंटीमीटर। लाजमी नहीं है कि आपके पास जो डेप्थ हो बस मुकम्मल तौर पर उसी के ऊपर ही आप मेंटेन रखें, लेकिन ये थोड़ा सा मेंटेन इसलिए रखा जाता है अगर आपके पास अब 18 सेंटीमीटर की डेप्थ है, आप न पहले दिन इसको मेंटेन रखें, न दूसरे दिन, न तीसरे दिन, और हफ्ते बाद आप आ जाए तो पेन जो है मुकम्मल तौर पर खाली हो, फिर आपके पास रीडिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि आपके पास डाटा मिसिंग आ जाएगा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड रखने के लिए इसमें डेप्थ को मेंटेन किया जाता है। लाजिम नहीं है कि कुछ खास डेप्थ जो है ये मेंटेन। यस सर। सर ये पेन तो हम वहाँ उस जगह नहीं लगा सकते लाइक मरी या नारायण यह वहाँ तो सर रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है तो सर, तो ये तो मेंटेन नहीं रह सकते। क्यों नहीं रख सकते? लगा सकते हैं ना, क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं रख सकते मेंटेन, क्या मसला है? सर वहाँ तो घंटे बाद मतलब बारिश होती है फिर रुक जाती है फिर मतलब बारिश होती है, तो सर वहाँ तो मतलब ये बहुत मुश्किल होगा रीडिंग लेने के लिए। बस हाँ मुश्किल तो है लेकिन कर सकते हैं, ये नहीं कि कर नहीं सकते। मुश्किल है इस तरह इन चीज़ों को थोड़ा सा इन चीज़ों को पर काउंटर करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है क्योंकि कभी कभी आपके पास विंड भी ज़्यादा होगा, विंड की स्पीड भी ज़्यादा होगी, कभी आपके पास विंड की स्पीड कम होगी। यानी अगर आप हफ्ते का डाटा ले रहे हैं ना, तो हफ्ते का डाटा जो आपके पास एवापोरेशन का मिल रहा है, तो एक दिन आपके पास एवापोरेशन डिफरेंट होगा, दूसरे दिन आपके पास एवापोरेशन डिफरेंट होगा, क्योंकि हो सकता है पहले दिन आपके पास विंड डिफरेंट हो, विंड की स्पीड डिफरेंट हो, आपके पास टेम्परेचर डिफरेंट हो, आपके पास ह्यूमिडिटी डिफरेंट हो, दूसरे दिन उससे डिफरेंट हो। तो इस तरह के फैक्टर्स ये तो ढेर सारे मसले मसाइल बनेंगे। इसीलिए आपके पास जब भी कोई वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ना, देयर विल बी ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर, यू कैन नेवर फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको 100% एक्यूरेट वैल्यू कभी भी नहीं मिल सकती, आपको कुछ ना कुछ उसमें एरर होगा। वो मैन मेड एरर भी हो सकता है, आपके पास डिवाइस पे कुछ कुछ एरर हो सकती है। और जिस तरह आपने बताया कि घंटा बाद भी आपके पास बारिश होगी, तो उसमें अगर 2-3 ड्राफ्ट गिरेंगे भी या 5-6 ड्राफ्ट बारिश के, तो 5-6 ड्राफ्ट को मैयर हम कर नहीं सकते, लेकिन उसमें तो चूंकि इनपुट है उसको हम मैयर नहीं कर सकते। दिस इज आल्सो एन सोर्स ऑफ एरर व्हिच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। यस सर। अच्छा, जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो है एम्पिरिकल इक्वेशंस के थ्रू। एम्पिरिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जो हमारे पास बने बनाए मिलते हैं, किसी रिसर्चर ने बनाया हो, उसके थ्रू हम एवापोरेशन को मेजर कर ले। अब मेयर ने जो इक्वेशन डेवलप किया है वो हमारे पास इस फॉर्म में है, जिसमें जो पहला टर्म है के एम इज मेयर कोएफिशिएंट, ई डब्ल्यू इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ई ए इज एक्चुअल वेपर प्रेशर, whereas V9 is the wind velocity at 9 मीटर above water level और ground level। जमीन या वाटर लेवल से 9 मीटर अबाव जो है विंड की जो स्पीड है वो वी की वैल्यू वो हमें चाहिए यहाँ पे। देखिए क्योंकि हमारे पास एवापोरेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, विंड के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जिस तरह पहले साइड में हमने पढ़ा। एक
एक्चुअली इवापोरेशन सैचुरेटेड एक्चुअली वेपर प्रेशर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और भी ढेर सारे फैक्टर्स हैं। उन ढेर सारे फैक्टर्स को इनडायरेक्टली काउंट करने के लिए उसने यहाँ पे एक मेयर कोएफिशिएंट को प्लेस कर दिया है। तो मेयर कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 0.35 डीप वाटर्स के लिए, कि हमारे पास डीप वाटर बॉडीज हो, और अगर शेलो वाटर बॉडीज हो तो उसके लिए जो मेयर कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 0.5। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें तो हमें इवापोरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यूज हमने पुट करने होंगे, तो जो वेपर प्रेशर की वैल्यूज होंगे वो हमने पुट करने होंगे मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। P9 की जो वैल्यू है विंड स्पीड की वो हमने पुट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, और इस इक्वेशन से फिर जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें मिलीमीटर पर डे में। ये इक्वेशन इस तरह बनाया गया है कि आपने इन यूनिट्स को ख्याल रखना होगा कि V9 को आपने पुट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, और इसको आपने पुट करना होगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, तभी आपके पास इवापोरेशन की जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास मिलेगी मिलीमीटर पर डे में। और अगर आपके पास V9 की जो स्पीड है विंड वेलोसिटी एट 9 मीटर अबव स्पीड अगर आपके पास गिवन ना हो, तो फिर आप इस फार्मूला को यूज करके डिजायर्ड डेप्थ के ऊपर फाइंड करेंगे। इस तरह करेंगे अगले जाके न्यूमेरिकल में डिस्कस करने वाले हैं। जो सेकंड है वो हमारे पास है रोअर फार्मूला। सेम उसी तरह का फार्मूला है लेकिन उसमें कुछ वेरिएबल या कुछ कांस्टेंट डिफरेंट है। ये दोनों टर्म सेम है, वहां पे V9 था, यहाँ पे V0 है। V0 मीन्स कि आपके पास बिल्कुल सरफेस के ऊपर जो विंड वेलोसिटी है यहाँ पे, और V9 मीन्स कि 9 मीटर उससे अबव। तो V0 मीन्स कि बिल्कुल सरफेस के अबाउट नहीं, लेकिन सिर्फ 0.6 मीटर अबव ग्राउंड सरफेस जो यहाँ पे विंड की स्पीड होगी वो हमारे पास डिनोट होगा V0 से। और P है हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो ये दोनों एम्पिरिकल इक्वेशंस है हमारे पास। इन दोनों एम्पिरिकल इक्वेशंस को यूज करके भी हम इवापोरेशन को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए एक एग्जांपल में कि हमारे पास एक डीप रिजर्वायर है जिसका हमारे पास 250 हेक्टेयर जो है हमारे पास एरिया है। डीप रिजर्वायर है। डीप रिजर्वायर का मतलब ये है कि के जो कोएफिशिएंट था मेयर कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 0.36 की वैल्यू। Had a following average values of climate parameters during a week। हमारे पास जो टेम्परेचर गिवन है वो हमारे पास गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास गिवन है 40%, विंड वेलोसिटी हमारे पास गिवन है जमीन से 1 मीटर ऊपर गिवन है, और वो गिवन है हमारे पास 16 किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने हमसे मांगा है, जस्ट वेट अ मिनट, अब उन्होंने हमसे मांगा है कि एस्टिमेट द एवरेज डेली इवापोरेशन फ्रॉम द लेक बाय यूजिंग मेयर्स फार्मूला। मेयर फार्मूला को यूज करके डेली इवापोरेशन को फाइंड कर ले। जो मेयर फार्मूला था वो हमारे पास इस फॉर्म में है, और ये इवापोरेशन हमें कौन सी मिलेगी, मिलीमीटर पर डे में मिलेगी, यानी हमें डेली इवापोरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने के एम को पुट करना है, तो के एम की वैल्यू 0.36 होगी हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी हमें मेंशन है कि डीप रिजर्वायर है। EW की वैल्यू हमारे पास जो है ये है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वाली वैल्यू कहाँ से पिक करेंगे, देखिए हमारे पास गिवन डेटा में ये वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास वाटर टेम्परेचर गिवन है। तो अब वाटर टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये इस टेबल को यूज करके जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास, उसके अगेंस्ट हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा वो यहाँ से हम पिक कर लेंगे। हमारे पास ये वेपर प्रेशर है कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है ये हमारे पास होगी 17.54 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अगेंस्ट हम पिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आप हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस टेबल में, 18 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू। तो जो टेम्परेचर आपके पास मेंशन ना हो तो उसके लिए फिर आप नीचे जो फार्मूला लिखा गया है इस फार्मूला को यूज करेंगे। EW is equal to 4.84 to the power 17.27 times T divided by 237.3 plus T। तो जो वैल्यू अगर आपके पास गिवन हो तो फिर इस फार्मूला को यूज कर लिया करें, क्योंकि हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हमारे पास गिवन है 17.54, ये हमारे पास EW की वैल्यू हो जाएगी 17.54 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो EW की वैल्यू भी फाइन हो गई। अब EA की वैल्यू मुझे चाहिए, EA इज द एक्चुअल वेपर प्रेशर। तो EA की वैल्यू मैं किस तरह फाइंड करूंगा, देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ इज इक्वल टू एक्चुअल वेपर प्रेशर टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो actual vapor pressure is equal to relative humidity multiplied by the saturated vapor pressure. Relative humidity is given to us which is 40%. In fraction it will be equal to 0.4. EW हमारे पास कहाँ से आया, ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया, 17.54 इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4 मल्टीप्लाई बाई 17.54, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7.02। तो मेरे पास ये स्मॉल ई ए है, ठीक है, कैपिटल नहीं है, स्मॉल ई है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ई डब्ल्यू और ई ए की वैल्यू क्लियर है? यस सर। यस अच्छा, सर। अब V9 की वैल्यू हमें चाहिए थी। तो देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास V9 की वैल्यू गिवन ना हो तो क्या करेंगे। अब हमें विंड वेलोसिटी तो गिवन है, लेकिन 1 मीटर अबव गिवन है, और हम इंटरेस्टेड है V9 यानी 9 मीटर अबव में इंटरेस्टेड है। तो अब क्या करेंगे, तो जेनेरिक फार्मूला था ना, जो जेनेरिक शेप की फार्मूला की ये वाली, अब इसी फार्मूला को हमने यूज करना है। तो यहाँ पे जो स्पीड हमें गिवन हो वो लिख लेंगे, इसके साथ फिर होगा h⁻⁴ 1/7। अब V1 जो हमारे पास गिवन है वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 16 किलोमीटर पर आवर, ये लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू, एच को हमने प्लेस करना होगा 9, क्योंकि हमें 9 मीटर अबव चाहिए। तो 9 मीटर यहाँ पे प्लेस करेंगे, और यहाँ पे ये यूनिट 16 किलोमीटर में होगा, ठीक है। और इसके ऊपर 1/7, इसको 7 रूल भी कहा जाता है, 1⁻⁷ रूल, क्योंकि 1/7 है। तो अब वैल्यूज 9 पुट कर लिया, 16 पुट कर लिया, सिंप्लीफाई कर ले, मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो 21.9 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आ जाएगी। तो V9 की वैल्यू भी हमें मिल गई, KM भी मिल गया, EW भी मिल गया, EA भी मिल गया, V9 भी मिल गया। इस इक्वेशन में सब वैल्यूज को जब पुट कर लेंगे, E को कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.97 मिलीमीटर पर डे। तो इस तरह जो है मेयर इक्वेशन को यूज करके भी हम एवापोरेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी एग्जांपल के साथ ये अटैच एक छोटा सा पोर्शन है कि अगर इसी यहाँ पे हमने सर ये के एम कैसे फाइंड किए? के एम हमारे पास गिवन है, के एम का जो वैल्यू है ना, के एम की वैल्यू हमारे पास 0.36 होगा डीप के लिए, और 0.5 जो होगा ये हमारे पास होगा शैलो वाटर के लिए। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें पहले से बताया गया है कि ये डीप रिजर्वायर है, तो हमने 0.636 की वैल्यू को यूज करना होगा। यस सर। अच्छा अच्छा सर अगर अमूमन मेंशन ना हो तो फिर हम कौन सी वैल्यू लेंगे? अगर आपके पास मेंशन ना हो तो इसके लिए कोई रेंज मेंशन नहीं है कि आपके पास कितनी है। अब देखे, अगर ये वैल्यू आपके पास मेंशन ना हो, अब 250 हेक्टेयर्स आपके पास एरिया है, 250 हेक्टेयर्स, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ ह्यूज रिजर्वायर और अ स्मॉल रिजर्वायर? ह्यूज रिजर्वायर। ह्यूज सर। डीप लेंगे, इसके लिए डीप कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, अगर मेंशन ना हो हमारे पास। अब अगर ये हमारे पास मेंशन भी ना होता तो फिर भी हमने डीप को वैल्यू को कंसीडर करना होता, क्योंकि 250 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज टू बिग, टू ह्यूज, ठीक है। तो इसके लिए हम 0.36 की वैल्यू को यूज करेंगे। अच्छा, इसी प्रॉब्लम के साथ देखें एक छोटा सा अटैच क्वेश्चन है, अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करने के बजाय क्या यूज करें, पेन को यूज कर लें। अब evaporation pen at site indicated a pen coefficient of 0.80, पेन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमने यूज करनी है 0.80, और पेन के थ्रू हमने जो evaporation मेजर की है वो हमारे पास आई है 72 मिलीमीटर एक हफ्ते में। अब हमसे क्या चीजें मांगी है, एक मांगा है कि एस्टिमेट द एक्यूरेसी ऑफ मेयर्स मेथड, मेयर फार्मूला की एक्यूरेसी को फाइंड कर लें। तो देखिए, मेयर फार्मूला के थ्रू हमने फाइंड कर लिया है 8.97 है मिलीमीटर पर डे, और यहाँ पे हमारे पास गिवन है 72 मिलीमीटर एक हफ्ते में। तो पहले तो 72 की वैल्यू को 7 के ऊपर डिवाइड कर लेंगे ताकि एक दिन का हम फाइंड कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक दिन के लिए, ठीक है। लेकिन हमने चूंकि लेक के इवापोरेशन को फाइंड करना है, ये तो हमारे पास लेक की इवापोरेशन है, और यहाँ पे ये पेन की इवापोरेशन है, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना होगा पेन कोएफिशिएंट को, ताकि हमारे पास E टू द सबस्क्रिप्ट L मींस इवापोरेशन फ्रॉम द लेक। तो यहाँ पे इसके साथ पेन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे। तो पेन कोएफिशिएंट हमारे पास गिवन है कितना है 0.80, तो इस 72 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा डे में कन्वर्ट करने के लिए, और इसके साथ पेन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेली इवापोरेशन लेक का। तो हमारे पास कितनी आ रही है 8.323 मिलीमीटर आएगी। अब 8.23 मिलीमीटर हमसे मांगा है कि एस्टिमेट एक्यूरेसी ऑफ मेयर मेथड, मेयर मेथड के एक्यूरेसी के बारे में राय दें। तो मेयर मेथड से हमारे पास 8.97 की वैल्यू आ रही है, जबकि इवापोरोमीटर के जरिए 8.23 की वैल्यू आ रही है। तो मेयर वैल्यू जो है वो मेयर जो है वो उसकी इक्वेशन हमें थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू दे रही है एज कम्पेयर टू इवापोरोमीटर। इट मींस दैट देयर मेयर मेथड इज ओवर एस्टिमेटिंग द इवापोरेशन रिलेटिव टू द पेन। मेयर मेथड हमें ज्यादा वैल्यू देती है, थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर लेती है एज कम्पेयर टू एक्चुअल विच हम मेयर कर रहे हैं पेन के थ्रू। और इसमें कितना एरर है, 9% की इसमें एरर है। तो ये हमारे पहले सवाल का जवाब हो गया कि हम मेयर मेथड जो है वो थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर लेती है। दूसरा हमसे मांगा गया है कि आल्सो
estimate the volume of water evaporated from the lake in that week. लेक से हमारे पास जो evaporation हुई है इस हफ्ते में, उसको मेजर कर ले। क्या मेजर कर ले? वॉल्यूम को मेजर कर ले। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई डेप्थ। अब एरिया जो है मेरे पास गिवन था, एरिया मेरे पास कितना गिवन था? 250 हेक्टेयर्स। अब एरिया में लिख दूंगा यहाँ पे 250 हेक्टेयर्स मींस 250 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि एक हेक्टेयर मेरे पास 10 रेज़ टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर का बराबर है। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया एरिया को मीटर स्क्वायर में। एक हफ्ते में के लिए फाइंड करना है। एक दिन में हमारे पास 8.23 मिलीमीटर की एवापोरेशन हुई थी। तो एक हफ्ते के लिए दोबारा इसके साथ 7 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एक हफ्ते में फाइंड हो। और मिलीमीटर में है, यहाँ पे एरिया का यूनिट किस चीज में है? मीटर स्क्वायर में। और इसको भी अब हमने मीटर स्क्वायर में करना होगा। तो 8.21 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ मीटर। तो 1000 के ऊपर इसको डिवाइड कर, तो 8.2 को 1000 के ऊपर डिवाइड किया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एक हफ्ते के लिए, और इसके साथ एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। तो ये हमारा हो गया दूसरे पोर्शन का जवाब कि हमारे पास इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये एवापोरेट हो चुका है। यस सर। अच्छा जी, जो लास्ट और थर्ड मेथड है हमारे पास वो है बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड्स। एनालिटिकल मेथड में हमारे पास पहला मेथड जो था वो था वाटर बजट मेथड या स्टोरेज इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो जो वाटर बजट मेथड था वो हमारे पास उसका जो जेनेरिक फॉर्म था वो हमारे पास है इनपुट माइनस आउटपुट विल बी इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। हमारे पास जो इनपुट आएगी ये बरस करे मेरे पास एक लेक है, इस लेक में ये मेरे पास वाटर टेबल है। अब इस लेक के ऊपर प्रिसिपिटेशन हो रहा है, तो प्रिसिपिटेशन मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट है। यहाँ पे इसके साथ इसमें अगर कुछ इनफ्लो भी हो रहा है किसी ड्राइवर के थ्रू, तो मेरे पास ये इनफ्लो जो है ये भी मेरे पास एक इनपुट है। ये मेरे पास हो गया इनपुट। अब मेरे पास आउटपुट कौन से हो सकते हैं? एवापोरेशन जो यहाँ से होगा वो मेरे पास एक आउटपुट है। अगर यहाँ से कोई सीपेज वगैरह हो रही है तो भी मेरे पास, तो एवापोरेशन प्लस सीपेज ये हमारे पास एक आउटपुट है। और यहाँ पे जो वाटर टेबल है अगर ये पहले से कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो मेरे पास होगा चेंज इन स्टोरेज। अगर चेंज इन स्टोरेज मेरे पास वाटर टेबल अपने पोजीशन के ऊपर है, जितना इनफ्लो आ रहा है या जितनी इनपुट से उतनी आउटपुट से, तो चेंज इन स्टोरेज हमारे पास जीरो होगा। और ये टर्म हमारे पास अगर इसको मैं इस साइड पर लेकर आऊँ तो इनपुट विल बी इक्वल टू आउटपुट। तो ये हमारे पास इसमें ये इस किस्म की एनालिसिस इन्वॉल्व है कि हम इनपुट और आउटपुट का बैलेंस रख रहे हैं। तो इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। किस तरह करेंगे देखें, एग्जाम्पल को देख ले। A reservoir had an average surface area of 20 kilometer square during June 1982. In that month, the mean rate of inflow is 10 cubic meter per second. Outflow is 15 cubic meter per second. Monthly rainfall is 10 centimeter and change in storage is 16 million cubic meter. Assuming the seepage losses to be 1.8 centimeter, estimate the evaporation in that month. अब देखें हमारे पास हमने इनपुट्स को पॉइंट करना है, आउटपुट्स को पॉइंट करना है, इससे हमारे पास आ जाएगा चेंज इन स्टोरेज आ जाएगा। अब इनपुट्स हमारे पास कौन सी है? इनपुट्स हमारे पास एक इनपुट हमारे पास है, एक इनपुट हमारे पास क्या है? ये इनफ्लो है, ठीक है। एक यहाँ पे हमारे पास एक इनफ्लो हो जाएगा। दूसरा इनपुट हमारे पास क्या हो सकती है? मंथली रेनफॉल, रेनफॉल भी एक इनपुट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इनफ्लो हमारे पास आउटपुट इनपुट हो गया, एक प्रेसिपिटेशन। तो आई प्लस पी। आउटपुट कौन कौन से है? एक सीपेज लॉस से है, तो एक सीपेज लॉसेस, और एक हमारे पास ये देखिए आउटफ्लो भी है, तो आउटफ्लो। तो दिस विल बी इक्वल टू द चेंज इन स्टोरेज। अब यहाँ पे जो यूनिट्स वगैरह है वो थोड़ा सा डिफरेंट गिवन है। देखिए ये 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड में गिवन है। हमसे जो चीज मांगी है वो मंथ का मांगा है कि एवापोरेशन इन डेट मंथ को फाइंड कर। अब महीने का एवापोरेशन मांगा है और हमने हमारे पास जो डेटा गिवन है वो पर सेकंड में है। और यहाँ पे जो है ये डेप्थ गिवन है, यानी यहाँ पे डेप्थ गिवन है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। तो पहले यूनिट्स को हमने कंसिस्टेंट करना होगा, कंपेटेबल करना होगा। तो जो इनफ्लो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास गिवन है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 अपनी जगह पे, क्यूबिक मीटर अपनी जगह पे। सेकंड जो है 1 सेकंड इज 1/60th पार्ट ऑफ अ मिनट। तो 1/60 अगर यहाँ पर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये 60 यहाँ पे आ जाएगा। दिन 1 मिनट इज 1/60th पार्ट ऑफ एन आवर। दिन 1 मिनट इज 1 hour is 1/24 part of a day, and then 1 day is 1/30th part of a month.
इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 25.92। कैपिटल M इंडिकेट्स मिलियन क्यूबिक मीटर। इस पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें यहाँ पे स्मॉल m लिखा था, बाद में मैंने लेक्चर को ये एरर रिमूव करके दोबारा लेक्चर अपलोड कर दिया। तो हमेशा कोशिश कर लिया करें कि जो रिसेंट लेक्चर्स अपलोडेड हो उन लेक्चर्स को डाउनलोड कर लिया करें, क्योंकि उसमें जो एरर्स या बग्स होते हैं वो मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे जो कैपिटल M होगा इसका मतलब होगा मिलियन। जो आउटफ्लो होगा वो हमारे पास 15 के बने, तो उसी के साथ भी इस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि उसके एक मंथ के लिए हम वैल्यू को फाइंड कर ले। अब रेनफॉल का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास डिप्थ में गिवन है, ठीक है, डिप्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए डिप्थ के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई करना होगा, एरिया को मल्टीप्लाई करना होगा। अब डिप्थ मेरे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। सर अच्छा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 डिवाइड बाय 100, तो ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास एरिया गिवन है 20 किलोमीटर स्क्वायर, तो 20 अपने जगह पे 1 किलो इज इक्वल टू 1000 और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया 1000 स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मिलियन क्यूबिक मीटर। सीपेज जो है वो भी हमारे पास डेप्थ में गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, तो 1.8 डिवाइड बाई 100 पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर इसके साथ एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.36 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो मेरे पास ये सारे यूनिट्स जो है अब सेम हो गए, क्यूबिक मीटर क्यूबिक मीटर क्यूबिक मीटर क्यूबिक मीटर। अब चेंज इन स्टोरेज को मैं फाइंड कर सकता हूँ। चेंज इन storage of the lake will be equal to the inputs. What are the inputs? Inflow is 25.92, so 25.92 is the input, plus what is the another input? The rainfall. तो वो हमारे पास है रेनफॉल कितनी है 2 मिलियन क्यूबिक मीटर, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। इससे क्या माइनस करेंगे, आउटपुट्स को। आउटपुट्स हमारे पास कौन सी है, एक आउटफ्लो है और एक हमारे पास है एवापोरेशन सीपेज, सॉरी। तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस वैल्यू के साथ। इस वैल्यू से जब ये दोनों हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 11.32 मिलियन क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम जो है ये इतना होना चाहिए था, लेकिन जो चेंज इन वॉल्यूम उन्होंने हमें दिया है कि चेंज इन स्टोरेज हमारे पास कितनी हो रही है 16 मिलियन क्यूबिक मीटर। अब होना इतना चाहिए था और हो इतनी रही है, दोनों में जो डिफरेंस है वो पानी कहाँ जा रहा है, हमारा गायब हो रहा है एवापोरेशन में। तो दिस 16 माइनस दिस वैल्यू विल बी द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एवापोरेशन। तो इट्स 4.68 मिलियन वाटर जो है ये हमारे पास लॉस होगा एवापोरेशन। इज इट क्लियर? यस सर। पर इनफ्लो में सर एक 60 तो मिनट शो करो सर, ये दूसरा 60 ये दूसरा 60 जो है ये देखे हमारे पास जो डेटा गिवन था ना, आवर 10 मीटर क्यूब पर सेकंड में गिवन है। अब 10 मीटर क्यूब पर सेकंड जो है 10 अपनी जगह पे, मीटर क्यूब जो है ये अपनी जगह पे। अब 1 सेकंड इज 1/60th पार्ट ऑफ अ मिनट। मिनट। तो अब ये 1/60 जब मैं 1/60 से लेकर आऊंगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा 60 डिवाइड बाई 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लिकेशन में होगा 60। अब मेरे पास जो यूनिट बच गया है वो मेरे पास बच गया है मीटर क्यूब पर मिनट। अब मीटर क्यूब पर मिनट है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 पार्ट ऑफ एन आर। तो अब 1/60 को दोबारा यहाँ पर लेकर आऊंगा तो ये 60 बन जाएगा। अब यूनिट बच गया है मीटर क्यूब पर आर, और ये 60 दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, 260 हो गए। अब मीटर क्यूब पर आर है, मीटर क्यूब पर आर। अब 1 आर जो है ये मेरे पास बराबर है मीटर क्यूब अपनी जगह पे, 1 आर इज इक्वल टू 1/24 ऑफ अ डे। तो ये 1/24 जब मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो ये 24 बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। Okay, Nish. That was the end of our today's lecture. आज के लेक्चर में हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि एवापोरेशन क्या चीज़ है, और एवापोरेशन के जो वेरियस फैक्टर्स है वो हमने डिटेल में डिस्कस किए कि कौन कौन से फैक्टर जो। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ रह गई, सॉरी। लास्ट जो साइड है हमारे पास, जो पहले हमने पढ़ा था कि हम किस मेथड्स के जरिए जो है एवापोरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी जिस तरह स्टार्ट में हमने बताया कि हम चाहते हैं कि 10,000 मीटर क्यूब का पानी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो और इससे एवापोरेशन लॉसेस ना हो, या अगर एवापोरेशन लॉसेस हो तो बहुत कम हो, तो किस तरह मिनिमाइज करेंगे, रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दें। देखिए अगर मैंने एक रिजर्वायर इस तरह का बनाना है और इसमें मैंने 10,000 क्यूबिक मीटर का पानी स्टोर करना है, अगर इसके बजाय मैं इस तरह का एक रिजर्वायर बनाऊं और 10,000 क्यूबिक मीटर का पानी इसमें स्टोर कर दूं, अब किससे एवापोरेशन ज्यादा होगा, इससे एवापोरेशन ज्यादा होगा या इससे एवापोरेशन ज्यादा होगा? जिसका एरिया ज्यादा होगा सर, इससे एवापोरेशन ज्यादा होगा।
सर जिसका या सरफेस ज्यादा है सर। सरफेस जिसका एरिया ज्यादा है। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो मतलब ये है कि सरफेस एरिया को रिड्यूस करके हम एवापोरेशन को कम कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा कि मैकेनिकल कवर के जरिए, देखिए अगर हमारे पास एक छोटा सा बर्तन का एग्जांपल हम ले लें, तो इसके ऊपर हम इस तरह की एक कवरिंग रख सकते हैं ताकि इससे एवापोरेशन ना हो। लेकिन ये हमारे पास जो बड़े रिजर्वायर है उसके ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे फिजिबल हो हमारे पास, तो वहाँ पे कुछ अगर इसके ऊपर कुछ रूप या कुछ टेम्पररी हम इसके ऊपर प्रोवाइड कर दे कोई चीज़ ताकि इससे एवापोरेशन ना हो, तो यानी मैकेनिकल कवर इसके ऊपर हम प्रोवाइड करें ताकि एवापोरेशन को हम मिनिमाइज कर दें। तो ये हमारे पास सेकंड तरीका है जहाँ पे फिजिबल हो तो कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो यूजुअली यूज होता है, हमारे पास एक केमिकल फिल्म्स। केमिकल फिल्म्स का क्या मतलब है, देखिए ये मेरे पास अगर टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू वाटर को मैं टॉप से देख रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास वाटर है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह का कोई केमिकल जो है वो चढ़क दूं, इसके ऊपर इस तरह कोई केमिकल जो है वो चढ़क दूं ताकि इस वाटर के ऊपर इस तरह की एक लेयर बना ले। अब इसके ऊपर इस तरह की एक लेयर बन जाएगा तो इससे जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल एस्केप नहीं हो सकेंगे, एवापोरेशन हमारे पास कम होगा। अब कौन से केमिकल के थ्रू इसके ऊपर मैं एक लेयर सा बना सकता हूँ, जिस तरह चाय के ऊपर जो है, अगर अच्छी दूध में चाय बनी हो तो चाय के ऊपर जो है उस दूध में जो मलाई होती है उसकी वजह से चाय के ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर भी एक केमिकल छिड़क के हम एक लेयर को बना सकते हैं। कौन से केमिकल को, फॉर एग्जाम्पल सीटाइल अल्कोहल जो है वो पानी में डूबती नहीं है बल्कि इसके ऊपर सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। अब इसके सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी तो जाहिर सी बात है एवापोरेशन जो है वो कम होगा। तो इसके थ्रू भी हम एवापोरेशन को कम कर सकते हैं। और इसकी दूसरी खूबी ये है कि अगर फर्ज करें ये मेरे पास वाटर सरफेस है और इसके ऊपर ये मेरे पास केमिकल फिल्म है, अगर यहाँ पे इसको हम डिस्टर्ब कर ले, यानी इस लेयर को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर दे, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, तो कुछ देर बाद जो है ये ऑटोमेटिकली दोनों जो है एक दूसरे डायरेक्शन से आएंगे और ऑटोमेटिकली ये केमिकल जो है दोबारा एक दूसरे के साथ ये दोनों लेयर्स मिल जाएंगे और फिर जो है ये पूरे सरफेस को कवर कर लेगा। तो केमिकल फिल्म्स के जरिए भी हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय डेवलपिंग अंडरग्राउंड रिजर्वायर। अगर अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है अंडरग्राउंड बनाएंगे, जमीन बनाएंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। बाय स्ट्रेटिंग द स्ट्रीम चैनल्स का क्या मतलब है, देखिए अगर हमारे पास जो है अगर इस तरह का कोई स्ट्रीम चैनल है, अब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसके बजाय अगर हम स्ट्रेट बनाए तो इसका सरफेस एरिया हमारे पास कम होगा। अब इसका सरफेस एरिया जो है ये कम है और इसका सरफेस एरिया हमारे पास ज्यादा है, तो स्ट्रेट करके भी जो है हम एवापोरेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। सर अगर केमिकल लेयर बनाएंगे सर तो फिर तो वो पानी मतलब ड्रिंकेबल वगैरह नहीं होगा अगर हम उस पर्पस के लिए यूज करते हैं वो रिजर्वायर। ज्यादातर तो जो रिजर्वायर का पानी है जो स्टोर किया जाता है इरिगेशन पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है और इस तरह के केमिकल को यूज करना होगा। अब सीटाइल अल्कोहल के बारे में मुझे इल्म नहीं है कि ये मुअज्जर सेहत है या नहीं है, तो इस तरह के केमिकल को आपने यूज करना होगा कि वो आपके पानी को भी नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि अगर आपने फिर आगे जाके इरिगेशन के लिए पानी यूज करना है और जिस फसल को आपने उगाना है और उस फसल के लिए सीटाइल अल्कोहल की मिसाल जहर की है, तो फिर आप सीटाइल अल्कोहल को यूज नहीं करेंगे, बल्कि फिर जो दूसरे मेथड्स आपके पास अवेलेबल है कि कोई सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लो, मैकेनिकल कोर्स के ऊपर प्रोवाइड कर दो, अंडरग्राउंड बना लो, ठीक है ना, तो फिर इस तरह के ऑप्शन को मद्देनजर रखेंगे। यस That was the end of our today's lecture. Let me stop the recording first.